गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कहा है कि इकोनॉमी जो है गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में आ चुकी है। मतलब मॉडरेट ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कम है और फेवरेबल मॉनेटरी कंडीशंस है, जिसमें कि एनालिस्ट का कहना है कि स्ट्रॉन्ग 7.6% जीडीपी ग्रोथ है, पीक इंटरेस्ट रेट्स पहुंच चुके हैं और कॉरपोरेट अर्निंग्स भी स्टेडी हैं। तो कंट्री जो है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है और एक ऑप्टिमिज्म है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी अलग से। तो लेकिन जो कुछ और इकोनॉमिस्ट हैं उनका ऐसा कहना है कि जो ये रोज़ी पिक्चर पेंट की जा रही है इसमें डीप स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं। तो अगर हम देखें इन्फ्लेशन और वेज ग्रोथ का जो लिंक है, हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो ईज़ हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो मई 2025 तक के आंकड़े हैं हमारे पास। लेकिन जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो जनरल इन्फ्लेशन को आउटपेस करता है। मॉडरेट मंथ्स में भी अगर हम देखें तो जो डिसप्रोपोर्शनेट गैप है वो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, खासकर उनके लिए जिनके लिए फूड जो है उनकी हाफ ऑफ द कंजम्पशन बास्केट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब ये वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है जब वेदर डिसरप्शंस होती हैं, सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं या ग्लोबल कमोडिटी स्विंग्स होते हैं। 2020 में अगर हम ऐसे ही देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो कैसे रियल वेजेस को जो है वो इरोड कर रही हैं, 2020 में रियल वेजेस जो है वो नेगेटिव टर्न हो गई थी, जबकि नॉमिनल ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में ट्राजेक्ट्री में थी। 2025 में ये रियल वेज ग्रोथ जो है इस 4.4% जो है वो से ग्रो हो रही है। लेकिन ये परसिस्टेंट इरोजन जो हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, इससे हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो स्क्वीज़ हो रही हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है और उससे डेट डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन को, तो एक सैलरी हाइक अगर किसी को मिलता है, अगर हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो वो उसकी काफ़ी वैल्यू को कम कर देता है। मतलब अगर आपको 9% रेज भी मिल रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर सिर्फ 2% से बढ़ेगी अगर प्राइस राइज या मतलब जो इन्फ्लेशन है वो 7% है। तो बहुत सी फैमिलीज़ के लिए ये साइलेंट स्क्वीज़ जो है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। अब अगर हम देखें इंडिया का जो हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ है, इसमें डीप स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं, मतलब इनइक्वालिटी और फिस्कल स्ट्रेन के जो है वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। गिनी कोएफिशिएंट जो होता है टैक्सेबल इनकम का वो डिक्लाइन हुआ है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जो है वो के शेप्ड रही है। गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि वो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए कमिटेड हैं, लेकिन अभी भी जो है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि उसमें डिक्लाइन है। पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो 81% की है, जो कि एफआरबीएम टारगेट से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारा 60% रहता है। तो फ्यूचर रेवेन्यूज जो है हमारे डेट सर्विस करने में कंज्यूम होने वाले हैं। तो इंडिया का जो सो कॉल्ड ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये डीप स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को कंसील कर रहा है। वॉलेटाइल फूड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट रियल वेजेस, परसिस्टेंट इनकम इनइक्वालिटी और फिजिकल स्पेस जो है वो कंस्ट्रेंड है। तो बेनिफिट्स जो हैं वो कंसेंट्रेटेड हैं कुछ सिलेक्ट फ्यू हैंड्स में। तो ट्रू इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि सरफेस लेवल मैट्रिक्स सिर्फ सुधरने चाहिए, बट इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ट्रम्प्स 50% टैरिफ्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने एडिशनल 25% टैरिफ इम्पोज किए हैं इंडियन इंपोर्ट्स पर। कहा है कि इंडिया के जो रशियन एनर्जी परचेजेस हैं, इसकी वजह से जो है वो 25% एडिशनल टैरिफ्स लगेंगे। तो मतलब 50% टैरिफ्स जो हैं इंडिया के ऊपर इम्पोज किए गए हैं, जो अभी तक हाईएस्ट है किसी भी और कंट्री के ऊपर जो यूएस ने इम्पोज किए हैं। इंडिया ने इस मूव को कंडेम करते हुए अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कहा है। तो ऑफिशियली तो इंडिया के एनर्जी इम्पोर्ट्स जो रशिया से हैं उसको बहाना बनाकर जो है वो एडिशनल टैरिफ्स लगाए गए हैं, लेकिन असल में जो है यूएस जो है वो एक फेवरेबल ट्रेड डील चाहता है, इसलिए इंडिया को पुश कर रहा है। ट्रंप ने इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्शनिस्ट नेशंस पहले भी कहा है कि इंडिया जो है वो बहुत से टैरिफ बैरियर्स लगाता है और इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस इंश्योर करता है यूएस के साथ। ट्रंप का ब्रॉडर गोल है कि इस ट्रेड डेफिसिट को वो कम करे और सो कॉल्ड बैलेंस ट्रेड रिलेशन बनाए, जबकि बैलेंस ट्रेड जो है दो कंट्रीज़ के बीच में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि नेशंस कुछ कंट्रीज़ के साथ डेफिसिट रखते हैं, कुछ पार्टनर्स के साथ वो सरप्लस रखते हैं। ठीक है, तो अब टैरिफ का इम्पैक्ट क्या होगा ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो एक टैरिफ जो है वो एक तरह से टैक्स होता है इंपोर्टेड गुड्स पर, जो कि कॉस्टलियर बना देता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। अब 50% टैरिफ्स जो अगर इंडियन इंपोर्ट्स पर लग रहा है तो यूएस बायर जो हैं वो उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज से आए होंगे। तो वो फिर चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करेंगे बाकी की कंट्रीज के जो यूएस में आए हैं।
तो जैसे जैसे इंपोर्ट्स डिक्लाइन होंगे इंडिया से, यूएस के एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया में अनचेंज रहेंगे, क्योंकि इंडिया ने तो कोई टैरिफ नहीं लगाया है। तो फिर ऑफ कोर्स यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ वो कम होने लगेगा, और हो सकता है कि आगे जाकर एलिमिनेट भी हो जाए। तो टैरिफ क्या जो है वो यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल। ऑफ कोर्स टैरिफ्स का यूज़ करते हुए इंडिया को वो एक ट्रेड डील में जो है वो फेवरेबल ट्रेड डील में अमेरिका पुश करना चाहता है, ताकि अपना सो कॉल्ड जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसे ख़त्म करे। अब ये अचीव कैसे किया जा सकता है? या तो इंडिया को कंपेल किया जाए कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को ओपन करे यूएस गुड्स के लिए, और यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ें, या फिर ऑफ कोर्स उल्टा करना पड़ेगा कि मतलब यूएस जो है वो टैरिफ्स लगाए इंडिया के प्रोडक्ट्स को जो है वो यूएस में बेचने में मुश्किल क्रिएट करे, तो ऑफ कोर्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे वहाँ पर। तो वो यूएस जो है वो यही कर रहा है कि अगर तो हमारे आप एक्सपोर्ट्स नहीं आने दोगे अपनी कंट्री में, तो हम आपके जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं उसको कम करना शुरू करेंगे, ताकि अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकें। तो ये जो यूएस के इम्पोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगाया जा रहा है, इससे इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो अगर इंडिया जो है वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है यूएस के इंपोर्ट्स के ऊपर, तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि इंडियंस को ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट्स जो है वो यूएस से वो कम होने लगेंगे, इससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी वाइड होगा। तो फिर उसके बाद यूएस जो है वो और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये टैरिफ जो है वैसे तो गवर्नमेंट्स के बीच में लगाए जाते हैं, लेकिन इसका रियल इफेक्ट जो है वो कंपनीज और वर्कर्स पर लगता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो टेक्सटाइल, कारपेट या फूड प्रोडक्ट्स, उनको सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो कंपेटिटर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लूज़ कर देंगे। जो डीपर इम्पैक्ट है वो जीडीपी डिक्लाइन में देखने को मिलेगा, और सिर्फ 20% जो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, लगभग 2% जीडीपी के, वही यूएस बाउंड हैं, और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली डिपेंडेंट है यूएस ट्रेड पर, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगभग $8 बिलियन ऑफ वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, एपरल, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स। इंडिया को फोकस करना चाहिए मिनिमाइज करने का लॉसेस को थ्रू ट्रेड नेगोशिएशंस, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को लेकर आना, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शी लीड्स प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेकंड एडिशन ऑफ यूएन विमेंस फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शी लीड्स 2 को इनाग्रेट किया है। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूएन विमेन इंडिया कंट्री ऑफिस का। एम्ड है ये एडवांस करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को पब्लिक और पॉलिटिकल लीडरशिप में, ताकि विमेन लीडर्स को सपोर्ट किया जा सके अपकमिंग नेक्स्ट या लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। इसमें विमेन को स्किल्स और नेटवर्क्स के साथ जो है वो इक्विप किया जाता है, ताकि वो लीड कर सकें फ्रॉम द फ्रंट। यूएन विमेन क्या है? एंटिटी है यूएन की, जो कि डेडिकेटेड है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए। 2010 में इसको बनाया गया था यूएन जनरल असेंबली द्वारा, और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ को भी हेल्प करती है ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप करने में, और मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इसको इन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करें, ये भी इंश्योर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोटरी पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को अबाउट नोटरी पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था ऑनलाइन सर्विसेज देने के लिए, नोटरीज एक्ट और नोटरीज रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑनलाइन इंटरफेस देना बिटवीन नोटरीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है कई तरह के सर्विसेज के लिए, जैसे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज नोटरीज, इशुएंस ऑफ डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो एक तरह से फेसलेस, पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम ये प्रोवाइड करती है, और इसको एनआईसी के साथ एसोसिएट करके लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सडन लैंडस्लाइड जो है उससे अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वो स्ट्रक हुई है। तो विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलकनंदा रिवर पर लोकेटेड है। मेजर ट्रिब्यूटरी जो है गंगा रिवर की, उत्तराखंड में। 444 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर स्कीम है ये। 65 मीटर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया गया है इसके लिए। 3.63 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर को स्टोर किया जाता है। इसको टीएचडीसी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड बना रहा है, और वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस के हेल्प के थ्रू। और टीएचडीसी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे 2025। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आदिवासी गिरिजन संगम ने अर्ज किया है ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेशन जो अगस्त 9 को हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि अब ये वर्ल्ड ट्राइबल डे क्या है?
सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल को ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9 अगस्त को, और ये इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल भी कहते हैं इसे। तो ये जो है 6% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को जो है ये रिप्रेजेंट करता है ये दिन। 1994 में यूएन जनरल असेंबली ने 9 अगस्त को एनुअल ऑब्जर्वेंस के लिए जो है वो डेडिकेट किया वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल की। तो ये फर्स्ट मीटिंग जो ये डेट क्यों सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि इस दिन फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस की, ठीक है, 1982 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेपेटाइटिस डी। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हेपेटाइटिस डी को कैंसरस कंडीशन माना जाए। तो हेपेटाइटिस डी क्या है? एक सीरियस लिवर इन्फेक्शन हेपेटाइटिस डी वायरस से होती है, लेकिन याद रखो कि एक इनकॉम्पिटेंट वायरस है, मतलब इसको हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए अगर इसको रेप्लिकेट होना है। तो ये खुद वायरस जो है ये कोई इन्फेक्शन नहीं कर पाता, सिर्फ तभी कर पाता है जब हेपेटाइटिस बी वायरस भी इसके साथ हो। तो हेपेटाइटिस डी जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अफेक्ट करता है जिनको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है उनकी बॉडी में। तो हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर भी हो सकता है बिना सिरोसिस के। सभी तरह के हेपेटाइटिस जो है वो एक्यूट लिवर इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है, लेकिन सिर्फ बी, सी और डी जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर है बी और सी की तरह, जैसे जो पेरेंटरल राउट, इंजेक्शंस, ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कांटेक्ट, इन सब से हो सकता है। यूनिवर्सल हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जो है वो इनडायरेक्टली प्रिवेंट करती है हेपेटाइटिस डी को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन अपने तालिस्मान साइबर मिलिट्री ड्रिल्स में ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जिसको हम डार्क ईगल कह रहे हैं। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है यूएस आर्मी का। इसको लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रम्मैन ने बनाया है मिलकर। ये स्ट्रेटजिक अटैक मिशंस के लिए बनाया गया है। लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक वेपन है। इसके ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है डिस्टेंस ऑफ अप टू 1700 माइल्स। मोबाइल ग्राउंड बेस्ड बैटरी है इसकी। सिस्टम में बैलिस्टिक मिसाइल के फीचर्स हैं और मैक्स 17 तक की स्पीड अचीव कर सकता है ये। हर हाइपरसोनिक जो मिसाइल है सॉलिड फ्यूल्ड 2 स्टेज रॉकेट बूस्टर से पावर्ड है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's economic equilibrium. This topic is important for your economy section. So India's finance ministry has recently hailed the economy's Goldilocks situation, that is moderate growth, low inflation and favorable monetary conditions, with analysts noting strong 7.6% GDP growth, peak interest rates and steady corporate earnings. So the country ended financial year 2024 with a $3.6 trillion economy, but some analysts or some economists are saying that this rosy picture is hiding deep structural imbalances. So if we look at inflation and the wage growth and the link between the two, we have attained headline inflation which has eased from 4.8% to 2.82% by May 2025. The consumer food price index often outpaced general inflation. Even in moderate months, this gap persisted, disproportionately hurting lower income households. This volatility, driven by weather disruptions, supply chain issues, and global commodity swings, have eroded real incomes. If we look at the real wages, how they have been eroded, in 2020, we saw real wages turned negative despite nominal growth because of this inflation. In 2025, projected real wage growth is 4%, which means that inflation is still half the gain. So the persistent erosion squeezes household savings, it curtails discretionary spending and increases debt dependence. So how does it happen? Just understand that if you get a 9% raise, but there is inflation of 7%, it means that you have only gained in purchasing power by 2%. Okay, so this salary hike of 9% may look promising, but you must also consider how inflation eats away its value. Okay, so this silent squeeze means that you compromise on your quality of life. Okay, so India's headline GDP growth masks deep-seated structural issues of inequality and fiscal strain. Okay, so while the Gini coefficient for taxable income has declined, this improvement is limited to the formal sector and it excludes the vast informal workforce. The post-pandemic recovery has been K-shaped,
On the fiscal front, the government is committed to reducing the fiscal deficit from 6.4% to 4.4%, and the public debt to GDP ratio stands at around 81%, which is well above the FRBM target of 60%. That is a significant share of future revenues will be consumed by debt servicing. Okay, so India's so-called Goldilocks economy is concealing deeper structural weaknesses because of volatile food inflation, stagnant real wages, persistent income inequality, and constrained fiscal space. So, while headline numbers project stability, the benefits of growth remains concentrated among a select few. True equilibrium lies not in surface level metrics but in inclusive growth. So the next topic is Trump's 50% tariffs. This topic is important for your economy section. US has imposed an additional 25% tariffs on Indian imports, citing India's Russian energy purchases, raising total tariffs to 50%, which is the highest for any nation. India has condemned this move as unfair, unjust, and unreasonable. So while of course US is citing India's energy imports from Russia, the additional tariffs are actually aimed at pressuring India into signing a US favorable trade deal. Trump has long labeled India as one of the most protectionist nations, with high trade and non-trade barriers limiting foreign market access. He argues that these barriers enable India to maintain a trade surplus with US. Trump's broader goal is to reduce this trade deficit and achieve what he considers as a balanced trade relation. So balanced trade between the two countries rarely occurs because nations typically have deficits with some partners and surpluses with others. So, how this tariffs will be so-called helpful in reducing the trade deficit? So, a tariff acts as a tax on imported goods, which makes them costlier for domestic consumers. So, with the 50% tariffs on Indian imports, US buyers will find these products significantly expensive, so which would lead to reduced demand of Indian products. So they would naturally switch to cheaper alternatives from other countries or avoid purchasing the product altogether. So as imports from India decline, US exports to India remain unchanged. The US trade deficit with India will narrow down, and it could eventually be eliminated also. So beyond reducing imports, tariffs are being used to pressurize India into a trade deal, which is aimed to eliminate trade deficit also. And this could be achieved by compelling India to open its domestic markets for more US goods, and or by urging the Indian government and related entities to purchase more American products like defense equipment or crude oil. So why retaliatory tariffs are not considered by India? Because imposing tariffs on US imports would hurt Indian consumers because it would raise their cost and reduce imports from the US, which would widen India's trade deficit, prompting further US tariffs. Okay. So while tariffs are imposed between governments, the real effect hits companies and workers by disrupting supply chains. Indian exporters, especially in labor-intensive sectors like textiles, carpets, and food products, may lose contracts to competitors in untariffed countries. The deeper impact lies in GDP decline and more in employment devastation. Only around 20% of India's goods exports are US bound. However, certain sectors are disproportionately dependent on US trade. Experts estimate that $8 billion worth of exports, including gems and jewelry, apparel, textiles, and chemicals, could be at most risk. Okay. So, in the short term, India must focus on minimizing losses through trade negotiations. Over the long term, it needs urgent domestic reforms to boost manufacturing, uh, skill development, infrastructure quality, logistics efficiency, and ease of doing business. So the next topic is She Leads program. This topic is important for your social issues. So recently, Union Minister for Women and Child Development has inaugurated the second edition of UN Women's flagship capacity building program called She Leads 2, this is a flagship initiative of UN Women India Country Office. It is aimed to advance gender equality in public and political leadership, aiming to support women leaders in contesting the upcoming next Lok Sabha and state assembly elections. This initiative is important to equip women with the skills and networks needed to lead from the front. What is UN Women? It is a UN entity dedicated to gender equality and empowerment of women. It was created in July 2010 by UN General Assembly. The aim is to support intergovernmental bodies and, of course, to set global standards and to ensure that member states implement these standards.
So the next topic is notary portal. This topic is important for your governance section. Ministry of Law and Justice has informed Rajya Sabha about the notary portal, which was launched by Government of India to provide online services for the works related to Notaries Act and Notaries Rules. The objective of notary portal is to provide an online interface between the notaries appointed by the central government and Government of India for services like submission of applications, verification of eligibility for appointment as notaries, issuance of digitally signed certificate of practice, renewal of certificate of practice. This notary portal provides a faceless, paperless, transparent, and efficient system and was launched in association with NIC. So the next topic is Vishnugad Pipalkoti hydroelectric project. This topic is important for our economy section. A sudden landslide has struck the dam site of under construction Vishnugad Pipalkoti hydroelectric project in Hilang, Chamoli district of Uttarakhand recently. So Vishnugad Pipalkoti hydroelectric project is located on the Alaknanda river, which is a major tributary of Ganga river in Uttarakhand. And this project has been designed as a 444 megawatt run of the river hydropower scheme. The project will build a 65-meter concrete gravity dam. It will store about 3.63 million cubic meters of water. It is being developed by THDC India Limited and financed by US dollar 648 million loan from World Bank. So THDC is a joint venture between Government of India and Government of UP. So the next topic is World Tribal Day 2025. This topic is important for your social issues. So Adivasi Girijan Sangham has urged tribal representatives to participate in the World Tribal Day celebrations on August 9th. So this World Tribal Day is observed on 9th of August every year to support and protect the rights of world's indigenous people. So it is also referred to as the World Indigenous Day or International Day of World's Indigenous People. This day is observed after it originated as a worldwide movement when the first meeting of the UN Working Group on the Indigenous Populations was held in 1982. And the world indigenous population comprises of 6% of the worldwide population. And in 1994, this day was observed for the first time by UN General Assembly. So the next topic is hepatitis D. This topic is important for your social issues. World Health Organization has announced the reclassification of hepatitis D as cancerous condition. So what is hepatitis D? It's a serious liver infection caused by hepatitis D virus. But remember that it is an incompetent virus, which means that it requires a hepatitis B virus for replication. It cannot cause infection alone. It only affects people who already have hepatitis B. So hepatitis B can cause liver cancer even without causing cirrhosis. So all types of hepatitis are associated with acute liver infection, but only hepatitis B, C, and D can lead to chronic infections. So the mode of transmission is similar to hepatitis B and C for hepatitis D, of course, and a universal hepatitis B vaccination can indirectly prevent hepatitis D. Okay. So the next topic is Dark Eagle hypersonic missile system. This topic is important for your security section. So US has recently deployed its Dark Eagle long-range hypersonic weapon during Talisman Sabre military drills in Australia. So Dark Eagle hypersonic missile system is a hypersonic missile system of the US Army developed by Lockheed Martin and Northrop Grumman. So it is built for strategic attack missions and is capable of penetrating anti-access area denial defenses. So it's a land-based hypersonic weapon designed to strike targets at distance of up to 1700 miles. So it comprises of a mobile ground-based battery. The system's ballistic missile features have 2 stages, and it can reach extreme speeds of Mach 17. Each hypersonic missile is powered by a solid fuel 2-stage rocket booster. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.